नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना विषय है काव्य हेतु। ये काव्य हेतु जो है आपके नेट जेआरएफ वगैरह कंपटीशन की और भी एग्जाम है उनमें और एमए लेवल पर भी आता है। तो हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व या साधन जो काव्य रचना का कारण है। काव्य हेतु से क्या तात्पर्य है कि ऐसा साधन या तत्व जो काव्य की रचना करने का कारण है। वस्तुतः वे तत्व जो कवि को काव्य की रचना करने में सक्षम बनाते हैं काव्य हेतु कहलाते हैं। इस तरह किसी काव्य कविता की रचना के जो कारण होते हैं वे ही काव्य हेतु कहलाते हैं। आगे देखेंगे काव्य हेतु के कितने भेद होते हैं। तो काव्य हेतु के जो भेद हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के प्रमुखतः 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। प्रतिभा जो होती है इनमें जन्मजात ही होती है, ये ईश्वर की देन होती है। और व्युत्पत्ति जो होती है उसमें शास्त्रों के अध्ययन या सांसारिक अनुभव से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो व्युत्पत्ति होती है। और जो अभ्यास होता है वो निरंतर दोहराव होता है। निरंतर अभ्यास करने से ही कोई व्यक्ति काव्य रचना में पारंगत हो सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिभा के बारे में। प्रतिभा क्या है? देखिए, जो प्रतिभा है वो मनुष्य की जन्मजात या ईश्वर प्रदत्त शक्ति जो होती है वो प्रतिभा कहलाती है। यानी मनुष्य में ये जन्मजात यानी जन्म से ही या ये कह सकते हैं कि ईश्वर की दी हुई जो शक्ति है वही प्रतिभा है, जिसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अगर व्यक्ति में प्रतिभा नहीं है तो वो काव्य की रचना नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रतिभा को देवी शक्ति, निपुणता, जन्मजात, कवित्व बीज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। प्रतिभा को किन किन नामों से जाना जाता है? देवी शक्ति, निपुणता कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये प्रतिभा जो होती है जन्मजात होती है, कवित्व बीज इन नामों से जाना जाता है। अब देखिए, प्रतिभा के बारे में विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं या उनको जिस तरह से प्रतिभा को परिभाषित किया है, सबसे पहले उनको देखेंगे। सबसे पहले है हेमचंद्र। हेमचंद्र कहते हैं कि नित्य नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, यानी अर्थात ऐसी बुद्धि जो हमें नित्य नया नया ज्ञान प्रदान करती है वह क्या कहलाती है? प्रतिभा कहलाती है। हेमचंद्र के अनुसार प्रतिभा क्या है? जो नित्य नया नया ज्ञान प्रदान करती है वही क्या है? प्रतिभा है। आगे देखेंगे मम्मट। मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्वम बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज रूप या संस्कार विशेष मानी जाती है। मम्मट के अनुसार जो प्रतिभा है वो काव्य का बीज रूप मानी जाती है। फिर जो अभिनव गुप्त हैं वो कहते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात ऐसी बुद्धि जो किसी अपूर्व वस्तु की रचना करने में सक्षम होती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिभा कहेंगे। फिर जो ये जो तीनों परिभाषाएं दी गई है, अभिनव गुप्त के अनुसार, हेमचंद्र के अनुसार और जो मम्मट के अनुसार, इन तीनों की परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर में उत्पन्न ऐसी जन्मजात शक्ति जो नित्य नया कार्य करने को प्रेरित करती है उसे हम प्रतिभा कह सकते हैं। अब जो इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर हमारे सामने जो विशेषताएं निकल के आती हैं वो हैं प्रतिभा की जो विशेषताएं हैं वो उनमें प्रतिभा जो है वो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। दूसरी प्रतिभा जो होती है वो नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा काव्य का मुख्य हेतु है और प्रतिभा के द्वारा ही कवि अपूर्व भावों, अपूर्व शब्दों और विचारों को प्रकट करने में सक्षम होता है। प्रतिभा जो है उसको ईश्वर प्रदत्त शक्ति, नवोन्मेष शालिनी और प्रतिभा को ही काव्य का जो मुख्य हेतु है वो प्रतिभा को ही माना गया है। अब इनमें जो आचार्य राजशेखर हैं उन्होंने अपनी रचना काव्य मीमांसा में प्रतिभा के 2 भेद माने हैं। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में प्रतिभा के 2 भेद स्वीकार किए हैं, जिनमें पहला है कारित्री प्रतिभा और दूसरा है भावित्री प्रतिभा। अब कारित्री प्रतिभा जो होती है इसका संबंध कवि या लेखक से माना जाता है, अर्थात कोई भी कवि जिस शक्ति के कारण काव्य रचना कर सकता है वह क्या होती है? कारित्री प्रतिभा होती है।
और जो भावित्री प्रतिभा होती है इसका संबंध किससे होता है? पाठक से होता है। अर्थात कोई भी पाठक अपनी जिस शक्ति से कविता के भाव या अर्थ को ग्रहण कर पाता है वह क्या है? भावित्री प्रतिभा कहलाती है। तो कार्यत्री प्रतिभा का संबंध तो किससे है? लेखक से। और भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक से है। प्रतिभा के बाद में देखेंगे व्युत्पत्ति, काव्य हेतु का दूसरा कारण। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है रचना। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? रचना। उस निपुणता को जो विभिन्न काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन अथवा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है, व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति किसे कहेंगे? कि उस निपुणता को जो हमें काव्य या शास्त्रों का अध्ययन करने से या जो हमारे समाज में लोक व्यवहार के द्वारा हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है? सांसारिक ज्ञान जो है वो ही क्या है? व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं अपितु प्रतिभा का परिष्कारक हेतु है। अब देखिए व्युत्पत्ति को प्रतिभा का परिष्कारक हेतु बताया गया है। आचार्य राजशेखर ने व्युत्पत्ति के लिए कहा है कि उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, अर्थात उचित या अनुचित का विवेक होना या सही या गलत की पहचान होना ही व्युत्पत्ति कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में आने के बाद व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके या इस संसार में घूम फिर के जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं? व्युत्पत्ति कह सकते हैं। व्युत्पत्ति के देखें तो दो भेद माने जाते हैं, एक है शास्त्रीय व्युत्पत्ति और दूसरी है लौकिक व्युत्पत्ति। जो शास्त्रीय व्युत्पत्ति है वो शास्त्रों का अध्ययन करके प्राप्त की जाती है और जो लौकिक व्युत्पत्ति है वो संसार में घूम फिर कर व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो क्या है? लौकिक व्युत्पत्ति है। प्रतिभा व्युत्पत्ति के बाद में आता है अभ्यास। अब अभ्यास का शाब्दिक अर्थ होता है निरंतर दोहराव, यानी लगातार अभ्यास करते रहना। अब अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम, यानी अभ्यास ही कर्म का कौशल है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बार बार अभ्यास से ही कर्म में कुशलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार काव्य रचना करते समय भी जब कोई कवि पहली बार कविता लिखता है तो अनेक त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, परंतु वही कवि जब लगातार कविता करने लगता है तो अंत में वे सभी त्रुटियां दूर हो जाती है। और ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? अभ्यास के कारण संभव हो पाता है। अब जो काव्य हेतु को लेकर जो आचार्यों के मत हैं उनको देखेंगे तो इनमें हम सब इनको आचार्य के जो मत हैं इनको तीन तरह से विभाजित कर सकते हैं कि सबसे पहले है संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन, दूसरा है हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन और तीसरा पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन। जिनमें सबसे पहले देखेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन। इनमें काव्य हेतुओं का सर्वप्रथम विवेचन अग्नि पुराण रचना में प्राप्त होता है। इस रचना में एक शक्ति को ही काव्य हेतु माना गया है। अग्नि पुराण रचना में ओनली शक्ति को ही क्या माना गया है? काव्य का हेतु माना गया है, यानी प्रतिभा माना गया है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात सर्वप्रथम तो क्या है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही दुर्लभ है। इस लोक में मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और मनुष्य जीवन अगर प्राप्ति भी कर लेता है तो विद्या तत्र सुदुर्लभा, यानी विद्या को प्राप्त करना दुर्लभ है। और विद्या अगर प्राप्त हो जाने पर भी कवित्वम दुर्लभम, कवि बनना दुर्लभ है, क्योंकि जो कवि का कर्म केवल प्रतिभा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या? कवि कर्म, कवि बनना प्रतिभा के द्वारा ही संभव हो सकता है। आगे भामह कहते हैं कि इनकी रचना है काव्य अलंकार। ये कहते हैं कि गुरु देशादेतुम शास्त्रम जड़ धियोम प्यलम, काव्यम तु जायते जातुम कस्यचित् प्रतिभावतः है। यानी गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाने पर
गुरु देशादेतुम यानी गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाने पर जड़ धियो प्यलंपम यानी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रम यानी शास्त्रों को अध्येतुम यानी पढ़ने में क्या प्राप्त कर लेता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु जो काव्य तु जायते जातुम यानी काव्य की रचना किसी प्रतिभावता यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। यानी गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाने पर अगर कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख हो तो वो भी अगर शास्त्रों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन काव्य रचना करना किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो सकती है। आगे दंडी कहते हैं कि दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श और इन्होंने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं। ये कहते हैं कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाभियोगास्या कारणम काव्य समुद है। ये इन्होंने दंडी ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं। नैसर्गिकी प्रतिभा यानी जो जन्मजात शक्ति है उसको, और दूसरा श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन यानी शास्त्रीय व्युत्पत्ति, और तीसरा आनंदाभियोग आनंद के साथ अभ्यास। तो दंडी ने 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। और फिर जो मम्मट है वो काव्य प्रकाश रचना में कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणाद काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतु स्तुद भवे। मम्मट कहते हैं कि मम्मट ने जो है वो शक्ति निपुणता और अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य का हेतु स्वीकार किया है। अर्थात शक्ति या प्रतिभा जो है और लोकशास्त्र या काव्य आदि का जो निरीक्षण अवेक्षणात यानी निरीक्षण करने से या अध्ययन के द्वारा जो निपुणता प्राप्त करता है व्यक्ति, उस निपुणता और काव्य के मर्मज्ञ व्यक्तियों के द्वारा जो शिक्षा के द्वारा अभ्यास किया जाता है, तो इन तीनों का यानी शक्ति के द्वारा, लोकशास्त्र के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, इन तीनों के द्वारा व्यक्ति काव्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है यानी काव्य रचना कर सकता है। इन तीनों के अभ्यास से ही, इनके समन्वित रूप से ही व्यक्ति कवि काव्य रचना कर पाता है। जयदेव जो हैं वो जयदेव ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे वामन ने प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। वामन ने ओनली प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। अब पंडित राज जो जगन्नाथ है वो काव्य का कारण कवि में होने वाली प्रतिभा है। काव्य का कारण क्या है? कवि में रहने वाली जो प्रतिभा है, उसी को, प्रतिभा को ही जगन्नाथ ने काव्य का हेतु माना है। तो ये तो थे संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य हेतुओं का विवेचन। और आगे देखेंगे हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन, जिसमें सबसे पहले है श्रीपति। श्रीपति के ग्रंथ का नाम है काव्य सरोज। ये कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। इन्होंने श्रीपति के द्वारा 6 काव्य हेतु स्वीकार किए गए हैं। पहला है शक्ति, दूसरा है निपुणता, तीसरा लोकमत, चौथा व्युत्पत्ति, 5वां अभ्यास और प्रतिभा। इस तरह से 6 काव्य हेतु श्रीपति के द्वारा माने गए हैं। आगे सुखदेव, कारण देव प्रसाद जी ही शक्ति कहते सब कोई, व्युत्पत्ति अरु अभ्यास मिली बिनु काव्य न होई। ये कहते हैं कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के द्वारा ही काव्य हेतु काव्य रचना संभव है। तो इस तरह से सुखदेव ने 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है और साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व प्रदान किया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है। देखिए बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने प्रतिभा को ही काव्य का मुख्य हेतु माना है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी
इनके अनुसार कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह है प्रतिभा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। फिर भिखारी दास जो हैं उन्होंने शक्ति, शास्त्र अध्ययन और लोकानुभव, इन तीनों को काव्य हेतु माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो इस तरह से जो हिंदी आचार्य थे उन्होंने काव्य हेतु की संख्या मानी है। ज़्यादातर सभी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और आगे देखेंगे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य हेतुओं का विवेचन, जिनमें सबसे पहले है प्लेटो जो है वो मानसिक विक्षिप्तता को काव्य का मुख्य हेतु मानते हैं। इन्होंने समालोचकों के अनुसार प्लेटो को कवि हृदय प्राप्त नहीं था, जिसके कारण इन्होंने मानसिक विक्षिप्तता को ही काव्य का एकमात्र काव्य हेतु माना है। अरस्तु के अनुसार कला की मूल प्रेरणा है अनुकरण की प्रवृत्ति, जो मानव को बाल्यावस्था में ही प्राप्त होती है। यही प्रवृत्ति उसे साहित्य रचना की ओर प्रेरित करती है। अरस्तु ने किसको माना है? अनुकरण को। फिर क्रोचे, इन्होंने काव्य का एकमात्र हेतु अभिव्यक्ति को माना है। क्रोचे ने काव्य का हेतु किसको माना है? अभिव्यक्ति को। सिगमंड फ्रायड ने दमित वासनाएं और अतृप्त कामनाएं, इनको काव्य का हेतु माना है। और जो जॉनसन हैं उन्होंने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा यानी प्रकृति प्रदत्त, व्युत्पत्ति, लोक ज्ञान और अभ्यास। तो इस प्रकार जो पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार स्पष्टतः काव्य के जो हेतु हैं वो वही स्वीकृत हुए हैं जो भारतीय काव्य आचार्यों ने माने थे। जो हिंदी आचार्यों ने स्वीकार किए थे वही पाश्चात्य आचार्यों ने स्वीकार किए हैं कुछ तो, लेकिन कुछ नए भी है इनमें। जैसे अरस्तु ने अनुकरण को माना है, क्रोचे ने अभिव्यक्ति को माना है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कि काव्य के मूल प्रेरक तत्व को काव्य हेतु कहते हैं और काव्य का अनिवार्य एवं एकमात्र हेतु क्या है? प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा के ही परिष्कारक, पोषक एवं संवर्धक हेतु है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा काव्य हेतु, और जिसमें हमने काव्य के 3 हेतु जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास थे इनको अच्छे से समझ लिया है।